नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात SC/ST एक्ट की। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को 6 अगस्त को लोकसभा ने पास कर दिया। अभी इस पर राज्यसभा की मुहर लगनी बाकी है। संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर के बाद सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा जिसके तहत SC/ST अत्याचार निवारण के मामले में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी और सरकारी दफ्तरों में अगर किसी शख्स पर दलित के उत्पीड़न के मामले पर FIR करनी थी तो उससे पहले उच्च अधिकारी से परमिशन की जरूरत अब नहीं होगी। इस विधेयक के जरिए 1989 के कानून में एक नई धारा जोड़ने का प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत किसी भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आरोपी को अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकेगी। हाई कोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी। तो समझेंगे कि इस कानून को जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एक पहले कदम उठाया और उसके बाद लोकसभा ने इस पर मुहर लगाई। हालांकि राज्यसभा से इस पर मुहर लगनी बाकी है, लेकिन क्या इसके कानून बनने के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो पाएगी और तमाम जो अलग अलग तबके हैं वो इसे कैसे देखते हैं और क्या ये वापस सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर फिर नहीं टकराएगा? हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर SS ज्योतिका साहब हैं, समाजशास्त्र विभाग JNU से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पीयूष सिंह हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। पीयूष, आपका स्वागत है। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं आप द ट्रिब्यून से। सत्या, स्वागत है। BK चतुर्वेदी साहब हैं, पूर्व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत ज्योतिका साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सरकार जब वापस इस बिल को लेकर आई और लोकसभा ने जब इस पर मुहर लगा दी, हालांकि राज्यसभा से मुहर लगनी बाकी एक औपचारिकता है क्योंकि तमाम दल एक मत है इस मसले पर, इसे कैसे देखते हैं इस कदम को वापस? हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गैर बराबरियाँ हैं। उसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक स्पेसिफिक पोजीशन रही है और वो हमारा अगर पिछले 100 साल का इतिहास देखें खास तौर पे, तो उनकी जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुई, ग्रेजुअली उनको हमारे संविधान में एक खास तरह की जगह मिली और उसके बाद उन्होंने जद्दोजहद करके अपने आप को मोबिलाइज़ करके, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेसी है, तो वो पॉलिटिकली उन्होंने एक नए लीगल प्रोविजंस भी बनाए जिनके साथ उनको थोड़ी सिक्योरिटी की एहसास हो सके इस देश में रहते हुए। तो उसको चलते हुए उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हुए। तो एक बैलेंस जो है वो उनके फेवर में बना है हमारे समाज में। और उस तरह से जो पहले जिस तरह से अनअकाउंटेबल वायलेंस हो जाती थी वो किसी न किसी लेवल पे कम हुए। हमारे समाज में भी परिवर्तन आया है। उन कम्युनिटीज़ में एक नया इलीट उभर के आया है, वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी आया। खास तौर पे जो पॉलिटिकल स्फेयर में उनका प्रेजेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है क्योंकि वो रिजर्वेशन के कारण उनकी सीट्स बिल्कुल पक्की हैं और उस सारी पार्टियों के स्टेक्स उनमें डेवलप हो गए हैं। तो वो उनको मालूम है कि ये जो हमने ये अचीव किया है उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसलिए जब पहले हुआ था ये डाइल्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक स्पॉन्टेनियस उन्होंने कॉल दिया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण जो राजनीतिक पार्टियां भी एकदम से बहक गई कि उनको एकदम संभल गई कि उनको इसको जो है वापस उसी स्टेज पे लाना पड़ेगा। और क्या अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, तो हर पार्टी को टेंशन है और रूलिंग पार्टी को खास तौर पे टेंशन है कि अगर इसको हमने रिस्टोर नहीं किया, और वो प्रेशर डाल भी रहे थे। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरह से एक नेगोशिएशन होती है, प्रेशर की पॉलिटिक्स होती है, और उनको मालूम है जो दलित और SC/ST कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आते हैं कि उनको जाके जवाबदेही देनी पड़ेगी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर उनके पास अपने वोट ही नहीं रहेंगे तो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो इट्स ऑब्वियसली पॉलिटिकल एक्ट एंड वो अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक प्रजातंत्र में इस तरह की चीज़ें होना स्वाभाविक है और उसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसको रिस्टोर करना किसी ना किसी लेवल पे उन कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देगा और ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। हमारे प्रजातंत्र ने जो अपना रंग अच्छे से दिखाया है कि हम अगर प्रेशर की पॉलिटिक्स आती है खास तौर पे जो गरीब तबकों से, तो उनको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है एक उस प्रजातंत्र साहब, आपका नजरिया, लोकसभा से पास हो चुका है और जाहिर है क्योंकि सभी दल इस पर एक मत हैं, महज एक औपचारिकता है लेकिन मोहर लगनी बाकी है। जी, मेरे विचार से ये जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, ये बड़ा आवश्यक है कि जो हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सुरक्षा के लिए एक ये नियम बनाए गए थे, कानून बनाया गया था और वो बहुत दिनों से चला आ रहा था। उस कानून के बावजूद भी हम लोग अभी पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन दिया, उससे ऐसा आभास हुआ कि ये जो कानून है उसमें भी थोड़ा डाइल्यूशन हो रहा है, थोड़ी कमी हो रही है और ये उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए सरकार ने जो 18A और 18A सेक्शन 18 में जो उन्होंने
संशोधन किए हैं वे पूर्णतः उपयुक्त हैं, क्योंकि इससे उनको सुरक्षा की भावना में वृद्धि होगी। और जो पहले की एक ये आभास हो गया था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि इंक्वायरी होगी और उसके बाद होगा, परमिशंस लेंगी, तो उससे लोगों को लगने लगा था कि लगता है ये अब सब इसमें कुछ SC/ST एक्ट के जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे, जिससे कि लोग को लगता था कि हाँ हमको कुछ डेटरेंट थे, वो नहीं रह गए थे। तो वो मेरे ख्याल से वो फीलिंग अब कमी होगी, और इससे निश्चित रूप से इससे हमें सुरक्षा की, जो हमारे सामाजिक सुरक्षा की भावना में वृद्धि होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत, लेकिन जो जिस तरीके से पहले सरकारी दफ्तरों में जो शिकायतें आई और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकारी कार्यालयों या दफ्तरों में इसके कानून बनने के बाद क्या उस तरह की आशंकाएं फिर से वापस आएंगी जिसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा था? क्या हम उसे नकार सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न तो ये है कि बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका कि इस्तेमाल ठीक प्रकार से नहीं होता है। डाउरी कानून के विषय में भी यही कहा जाता है, 498 के बारे में भी उनका इस्तेमाल नहीं होता है, इसके बारे में भी ये कहा जाता है। लेकिन ये भी देखना हमें आवश्यक है कि इस कानून के अंतर्गत अभी तक हमें जो कन्विक्शंस हैं, जो भी मुकदमे दर्ज होते हैं, वो कन्विक्शंस में लोग 75 से 80% तक लोग छूट जाते हैं। तो अभी भी लोग ये कहना कि लोग इसमें कन्विक्ट हो रहे हैं, वो अभी नहीं है। तो ये कि अगर इसमें कुछ लोग अगर इसमें जो कि साधारण उसमें उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट मुकदमा ठीक प्रकार से नहीं है, तो उनको जो कानून के बाकी रास्ते हैं वो उनको खुले रहेंगे और उसके अंतर्गत उनको लाभ मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम सारे समाज का जो एक ढांचा है जिसमें कि हमने उनको सुरक्षा दी है, उसको हम समाप्त कर दें, ये मेरे विचार से ये उपयुक्त नहीं होता। और इसलिए ये जो उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन किया है, ये ठीक ही है। पीयूष, आपके नजरिए से, क्योंकि कई लोग अभी भी जब ये लोकसभा से पास हुआ, सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर इस तरह की आशंका कि वापस हम वहीं खड़े हो रहे हैं, कितना उसमें सच्चाई दिखती है और क्या ये वापस एक बार फिर से उस चौखट तक पहुंचने की, मैं कहूं कि आशंका दिखती है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं? देखिए, आशंका तो बिल्कुल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट अगर पास होता है, पार्लियामेंट अगर उसको अमेंड करती है, तो पार्लियामेंट उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अनल नहीं कर सकती, जैसे आपने कहा निष्क्रिय नहीं कर सकती। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमेंडमेंट को किसी भी कानून के अंदर देख सकती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। चाहे उसको आप 9th शेड्यूल में भी लिया है पार्लियामेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तब भी IR कोहेलो जजमेंट के बाद उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट देख के उसको अनल कर सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था क्या, जिसके बाद पार्लियामेंट को कानून लाना पड़ा उसको निष्क्रिय करने के लिए, या प्रयास करना पड़ा उसका निष्क्रिय करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें कही जो मेरे हिसाब से शायद जरूरी भी हैं बहुत, और ये सिस्टम में होनी चाहिए। इस कानून में ना हो लेकिन सिस्टम में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रारंभिक जांच का जो प्रावधान है वो वैसे भी हमारी IPC के अंदर है कि FIR जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो FIR होनी चाहिए, लेकिन प्रारंभिक जांच के बाद कोई किसी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम ना लगा दे और FIR हो जाती है, डायरेक्ट अरेस्ट हो जाता है, तो किसी की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो सकती है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी समुदाय से हो सकता है वो आदमी। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ कंप्लेंट आ रही है तो उस केस में आप सीनियर पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेंगे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, अग्रिम जमानत जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, सबको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हर अग्रिम जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अग्रिम जमानत का प्रावधान इसमें भी हो, अगर किसी ने झूठी कंप्लेंट लगाई है तो जिसके खिलाफ शिकायत की है अग्रिम जमानत मिली जाए। मतलब कंपल्सरी नहीं बल्कि विकल्प है अग्रिम जमानत, आप उसको बिल्कुल हटा नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 चीजें कही जिसके खिलाफ विरोध हुआ। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो मेरा मानना है कि अभी जैसे आप पिछले महीने कासगंज में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक दलित समुदाय के उसको शादी करने के लिए दूल्हे को अपनी बारात के लिए परमिशन लेनी पड़ी, पहले DM से फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको कहा नहीं, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये आपको पुलिस और प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अगर ऐसा किस्सा हमारे आसपास हो रहा है तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि कितना सीरियस है। अब जुलाई में क्या शादी हुई है उसी युवक की
450 पुलिस वालों ने एक उसके समुदाय, उस बारात को प्रोटेक्ट किया, 200 लोगों की बारात को। सिर्फ वो घोड़े पे चढ़ना चाहता था, एक दलित दूल्हा घोड़े पे चढ़ना चाहता था। 450 पुलिस वाले चाहिए हमें इस देश के अंदर। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कितने सेंसिटिव पोजीशन में हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं कहूँगा लीगली चाहे कितना भी सही हो, बट शायद इस समुदाय के लिए इनसेंसिटिव था। सत्य, आपके नज़रिए से, क्योंकि हम सरकार की मंशा साफ है, वापस जो एक तरीके से कहा गया कि आप इस कानून को ले आइए, सरकार उस पर आगे आई, लोकसभा से पास भी हो गया, राज्यसभा की मुहर बाकी है। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं हैं, और ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया अलग अलग खबरें आ रही हैं, एक बार फिर से कहीं ये मामला वहां पर पहुंचेगा, और उस वक्त में जो स्वीकार्यता है कोर्ट की ओर से, जो कोर्ट ने कहा पिछले आदेश में, क्या वो वहां टकराएगा आखिर? इससे पहले कि मैं आपके सवाल पे आऊँ, अभी हमारे मित्र ने कहा जो उसमें एक छोटा सा एक तरह के करेक्शन है, वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ अगर SC/ST एक्ट में केस होता है तो उसके लिए SSP की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें उनके डिपार्टमेंट के सुपीरियर को जाएगा। SSP की परमिशन फॉर एनी प्राइवेट पर्सन। ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो पूरा मामला है उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लॉ इन्वॉल्व है, और सोसाइटी का जो एक तरह से कहें कि जो ताना बाना है समाज में, जिस तरह से एक ख़ास तबके को सदियों तक दबा के रखा गया है और अभी वो उभरने की कोशिश कर रहा है, वो अपने जो अधिकार हैं जो संविधान में उसको मिले हैं उसको वो असर्ट कर रहा है। तो इसलिए ये सोशल टेंशन एक लेवल पे रहेगा। जो समाज में जो एक तरह से कहें कि दबे कुचले वर्ग हैं वो अपने अधिकारों एक तरह से असर्ट कर रहे हैं, और जो पहले से जो लोग समाज में एक तरह से कहें हावी रहे हैं, जो तबका हावी रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये लोग अब आगे आ रहे हैं। तो ये एक सोशल टेंशन अलग अलग लेवल पे, कहीं पे कुछ ज़्यादा होगा, कम होगा। उसमें जो दबा हुआ तबका था 1950 में संविधान बनने के बाद, ये पूरा का पूरा खेल जो चल रहा है इसकी जड़ में आर्टिकल 17 है, जिसमें अस्पृश्यता समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक तरह से मैंडेट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 में जो कि जाति और धर्म और बाकी के आधार पे जो एक तरह से भेदभाव है उसको समाप्त करना है, और 17 में अस्पृश्यता समाप्त करना है। इसके लिए 1950 के दशक में कानून बने हैं, 70 के दशक में कानून बने हैं, और ये 80 के दशक में 1989 वाला जो ये कानून है उसके तहत। समस्या यहाँ तक नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब सोसाइटी या फिर कहें कि पार्लियामेंट समाधान के लिए जिस तरह से रिएक्ट करते हैं ये लोग, उसमें एक्सट्रीम्स में करते हैं। पहले एक तरह का एक्सट्रीम था जिसमें समाज, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि एक दलित समुदाय के किसी दूल्हे को घोड़े पे चढ़ना था, इसके लिए 200 की बारात को 400 पुलिस वालों ने सुरक्षा दी, ये स्थिति है। दूसरी तरफ हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं और जिस तरह से कानून बनाने समय हम रिएक्ट करते हैं, उसमें भी एक्सट्रीम हो जाता है। अब देखिए, ये जो प्रावधान है उसमें ये है कि किसी के खिलाफ कोई आरोप लग गया फिर वो अरेस्ट हो जाएगा। इंटरिम बेल का ये एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है। एक्सट्रीम प्रोविजंस हैं, और पनिशमेंट और ट्रायल पूरी की पूरी प्रक्रिया जिस तरह की है उसमें खासकर अगर आदमी प्राइवेट सिटीजन को छोड़ दीजिए, कोई ब्यूरोक्रेट है उसके खिलाफ केस दायर हो गया, वो अरेस्ट किया, अंदर गया, सस्पेंड हुआ, उसका पूरा का पूरा करियर समाप्त हो सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया ही था ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, और सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी ओरिजिनली, उसमें एक तरह से केंद्र सरकार ने भी ये माना था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आंकड़े दिए गए हैं। अभी चतुर्वेदी साहब ने कहा कि 70-80% मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। इसका मतलब एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि बहुत सारे मामले गलत ढंग से दायर किए जाते हैं जो अदालतों में जुडिशियल स्क्रूटनी के समय वो टिकते नहीं हैं। तो जो समस्या है वो ये है कि जो एक्सट्रीम्स में हम रिएक्ट कर रहे हैं, आप जो बेसिक सेफगार्ड्स जो चाहिए और जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको अगर आप किसी को नहीं दे रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट का जो सब्सटेंटिव पार्ट है उसको डाइल्यूट नहीं किया हुआ है। जो प्रोसीजरल पार्ट है वो भी प्रोसीजरल में भी प्री ट्रायल अरेस्ट सीधे सीधे कोई नहीं होगा। आप उसको एक तरह से डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे कि भाई इनके खिलाफ चूंकि कोई मामला उस तरह का है तो वो इजाज़त देंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से ये अब वापस जब संसद इस पर कानून बना रहा है और एक अंतिम मुहर लगनी बाकी, ज्योतिका साहब, जो विश्वास बहाली की बात थी वो तो इसके जरिए ज़रूर आती है, लेकिन जो बात आपने कहा और जो चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि
ऐसे मामले दर्ज हुए और उसके बाद उनका जो कोर्ट के सामने टिकने का मामला था वो 70 से 80% बरी होते हैं। मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उन सभी मामलों में जो दर्ज हुए हैं उनका रेट उतना हाई चला जाए। कैसे बदलेंगे इसे? अब देखिए, असल चीज़ जो पहले भी सब लोगों ने कहा है कि जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसमें से निकल के आती है, उसका एक इतिहास रहा है और उसमें आज भी काफ़ी सारी सच्चाई है। हालांकि कुछ लोग एमपी बन जाते हैं, कुछ लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, लेकिन आज के दिन में भी गांव में चले जाइए, जो वो घुड़ चढ़ने की बात कर रहे हैं या वैसे, हमारे यहाँ सामाजिक ढांचा अभी भी बहुत अनइक्वल है। और उसमें हुआ क्या है कि पिछले 10, 20, 30 सालों में दलितों में ये नया एक आ रहा है कि वो हमारा पहले वाली पोजीशन से उनके वीक हो रही है। गांव में एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, शहरों में आते हैं, शहरों में बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं, बिल्कुल मार्जिन पे रहते हैं, और जिन लोगों के पास पावर है उनकी पावर और भी बढ़ी है, उनकी इन्फ्लुएंस और भी बढ़ा है। तो वो एक जो साथ में बैठ के उनके साथ उसके बारे में विचार करना ज़रूरी है। कानूनी पक्ष एक आस्पेक्ट है, लेकिन कानून में डेस्परेशन के सिचुएशन में लोग जाते हैं। किसी को शौक नहीं होता कि हम जाके शिकायत कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तभी जाएंगे, किसी न किसी फॉर्म का कॉन्फ्लिक्ट होता है। हो सकता है कि वो ज्यादती होती हो उसमें प्रोसेस में, जैसे डाउरी के केसेस में भी कहीं ना कहीं एक आधा केस होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर अनइक्वल है, जहाँ पे डोमिनेशन है, इस तरह का केस आप सोच ही नहीं सकते कि किसी डोमिनेंट कास्ट के आदमी के साथ हो जाए कि हाँ भी आपको कोर्ट में जाना पड़े और कोर्ट इंटरफेरेंस ना करने को मना कर दे और 400 पुलिस वाले। क्यों होता है दलित के साथ? जब एट्रोसिटीज़ होती हैं, कितने लोग हैं जो अपर कास्ट के मारे जाते हैं? हमेशा दलित ही मरता है जब एट्रोसिटीज़ होती हैं, जब वायलेंस होती है, कास्ट वायलेंस होती है, किसी भी गांव में कहीं पे भी होती है, हमेशा जो जिसके पास कुछ नहीं है वही मरता है। तो हमारे समाज का एक ढांचा एक खास तरह का है, उस ढांचे को सुधारने के लिए अलग अलग लेवल पे काम किया जाना चाहिए। हम एक सिर्फ कानूनी तौर पे अगर उसको छोड़ देंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब उनको कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है ताकि उनको लगे कि हाँ भी हमें ये नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर एक नए किस्म का एक कल्चर डेवलप हो कि हम एक नया सिटीजनशिप का, जिसको फ्रेटर्निटी कहते हैं, उस तरह का किस तरह से विकास किया। भाई अम्बेडकर कहते थे कि फ्रेटर्निटी का कल्चर, लेकिन वो हो नहीं रहा। अभी भी आपस में इतना ज़्यादा वो हेट्रेड और डिस्टेंस है, तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। और लीगल सोल्यूशन टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये कोई नेचुरली वाकई जो जरूरत है कि लीगल सोल्यूशन जो है विकल्प हम दे रहे हैं वो टेम्परेरी, जब तक सामाजिक सोच या समाज को अपना रवैया स्टैंड बदलना अगर नहीं बदला तो फिर ये कानून उसको उस तरीके से आप नहीं दे पाएंगे जिसकी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल कविंद्र जी, दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि 70 से 80% एक्विटल रेट है या जिसमें सज़ा नहीं हो पाती, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं इस देश के अंदर कि जहां सज़ा नहीं हो पा रही है वो सारे मुकदमे झूठे थे। आप ये एस्टिमेट कोई मंगवाइए डेटा कि रेप के केस कितने इस देश के अंदर कन्विक्शन हुआ, कितनों में सज़ा हुई। मैं कहूँगा इससे ज़्यादा आपको मिलेगा कि 20 से 30% से ऊपर आपको सज़ा नहीं मिलेगी। 70 तो क्या मतलब सारे रेप के केस झूठे हैं? आप ये निकलवा लीजिए डेटा मर्डर के केस, मैं बताऊंगा मर्डर तो रेप में हुआ नहीं हुआ, मर्डर के केस में आपको 20 से 30% में सजा मिलेगी, 60% से ऊपर आपको एक्विटल रेट है। अब आप ये अगर हम ये माने कि मर्डर हुआ ही नहीं, जहां पे आदमी की मृत्यु हुई है, तो क्या करना है? मेरा मानना है जो हम सबसे अहम चीज बोल रहे हैं, अगर वहां पे सजा नहीं हुई, सजा का मुख्य कारण है पैरवी ना करना। पैरवी आदमी कैसे नहीं कर सकता? अब मैं आपको दो तरीके के, पैरवी आदमी या तो अपने पैसे करके अपने वकील के या प्रोसिक्यूशन डिफरेंट लीगल हेड है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसके तहत पैरवी कर सकता है। लेकिन विटनेस, आप हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन का कानून नहीं है। अगर आदमी अपना एविडेंस लाना चाहे, अपना कोई उसमें एविडेंस किसी तरह का अपने को बुलाना चाहे कटघरे में खड़ा करने के लिए, रिश्तेदारों को बुलाना चाहे, सेफ्टी गार्ड की जरूरत है। सेफ्टी गार्ड हम 70% को देखें कि और हम माने कि झूठे मुकदमे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का मेरा मानना है वो एस्टिमेट लेना। वैसे दुरुपयोग बिल्कुल हुआ है, अगर आप कहें होता नहीं है, हर कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 70% पूरे दुरुपयोग। मेरा मानना है इसमें सबसे बड़ा कारण पैरवी ना कर पाना है, सबसे बड़ा। सत्या, इस एंगल को भी समझना होगा जब हम हक की बात कर रहे हैं, उनके सेफगार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, जो लार्जर इशू है वो ये है कि समाज में जो स्थिति है वो है, लॉ को एक टूल के रूप में हम यूज़ करते हैं टू स्ट्राइक बैलेंस, कि कैसे हम ये जो पूरा का पूरा जो कहें कि एक अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ लगातार चलता आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उसको इंटरप्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उनको इक्वल राइट्स थियोरेटिकल बेसिस पे तो मिल गए संविधान में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो कैसे परकोलेट हो, वहाँ तक कैसे पहुँचे, और उसके लिए फिर हमने अलग अलग एक्ट्स बनाए हैं, जिसमें एक एक्ट ये भी है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जहाँ भी आप एक्सट्रीम तरफ जाएंगे, अब किसी का राइट टू लाइफ और लिबर्टी अगर वायलेट होता है, चाहे
इस एक्ट के तहत भी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन दैट। तो ये बैलेंस कहाँ स्ट्राइक हो, ये बैलेंस अगर पार्लियामेंट सही ढंग से स्ट्राइक कर ले तो शायद अदालत में जाने का मामला ही नहीं बनेगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो अदालतों में जाने का जो लोगों का अधिकार है वो बना रहेगा, वहाँ जाएंगे। और अदालत ने, मैं फिर से ये बात कहूँगा, अदालत ने जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस है उसको चेंज नहीं किया है। जो प्री अरेस्ट कुछ सेफगार्ड्स लाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो मैसेज गया है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कि उनके लिए एक लॉ था उसको डाइल्यूट कर दिया। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ये इसी मैसेज को एक तरह से कहें कि अंडू करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, वक्त की कमी है, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा जितेंद्र साहब, आपके पास में दोबारा नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम किया था 35A और जम्मू कश्मीर को लेकर 6 अगस्त को। हिमांशु टेबेकर लिखते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 35A संवैधानिक, मानवाधिकार और न्यायिक तीनों मामलों में खरा नहीं उतरता, और ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत न करके संवाद से रास्ता निकालने की जरूरत है। न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय देता है तो इसका सीधा असर भारत की अखंडता पर पड़ सकता है। अनिशा चौरसिया एक दर्शक लिखते हैं कि अनुच्छेद 35A पर अच्छी चर्चा के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। सभी अतिथियों ने इस विषय को अच्छी तरह से समझाया और चर्चा से निष्कर्ष निकला कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं के अधिकार, दलितों को अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सरकारी नौकरी और राज्य स्कूलों में आरक्षण मिलना चाहिए। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे अपनी राय मेल कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे तमाम कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।